देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में मैंने उस चीज़ को देखा जिसे मैंने कभी भी नहीं देखा था, मगर वो चीज़ भी मेरे ही दोस्त ने मुझे दिखाई और उसकी गलती की सज़ा उसे ही मिली। मगर उसकी गलती जब मुझे पता चली तब तक मेरा दोस्त इस दुनिया से अलविदा हो चुका था, जिसके बाद मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। तो दोस्तों, क्या थी मेरे दोस्त की गलती और ऐसा उसने क्या किया जिसके बाद उसकी मौत हो गई? तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था कि उस वक्त रात के यहीं ठीक 10 बज रहे थे जब मैं अपनी बाइक पे सवार होकर ऑफिस से अपने घर की ओर जा रहा था। मैं जिस रोड पर अपनी बाइक को चला रहा था उस रोड पर मुझे कुछ ही गाड़ियां चलते हुए दिखाई दे रही थी। अभी मैं बाइक को आगे की तरफ बढ़ा ही रहा था कि तभी उस वक्त पता नहीं कैसे मेरी बाइक का एक्सीलेटर एकदम से खिंच गया, जिसकी वजह से मेरी बाइक सीधा जाके आगे चल रही गाड़ी से ठुक गई, जिसकी वजह से मैं अपनी बाइक के साथ काफ़ी दूर तक घिसटता हुआ नीचे गिर पड़ा। मगर जिस गाड़ी पर मेरी बाइक ठुकी थी वो बंदा मेरे पास तिल मिलाते हुए आया और कहा कि अबे तू पागल है, देख के गाड़ी नहीं चला सकता। और ये सब सुनते सुनाते उस आदमी ने पुलिस वाले को फ़ोन कर दिया। मैंने उस आदमी से माफ़ी भी मांगी, मगर वो आदमी मेरी बात सुनने को बिल्कुल भी राजी नहीं था। फिर इसी के चलते वहाँ पर भीड़ भी जमा हो गई और जब थोड़ी देर के बाद पुलिस आई तो उन्होंने मुझे पकड़ के गाड़ी में डाल दिया और वो मुझे वहाँ से लेकर जाने लगे। वो मुझे काफ़ी दूर तक लेकर जा चुके थे, लेकिन इसी बीच एक पुलिस वाले को पता नहीं क्या हुआ कि उसने कहा चलो तुम यहीं पर उतर जाओ, क्योंकि हमें पता है वो एक्सीडेंट गलती से हुआ है, इसलिए तुम जा सकते हो। दोस्तों, उस पुलिस वाले की बात सुनकर मुझे बहुत ही खुशी मिली और फिर उन्होंने मुझे वहीं पर उतार दिया। फिर मैं वहाँ से पैदल ही आगे की तरफ जाने लगा। मैं अभी जिस रास्ते पर चल रहा था वो रास्ता काफ़ी सुनसान दिखाई पड़ रहा था। फिर कुछ देर के बाद मैं एक चौराहे पर पहुँचा। चौराहे पर पहुँचने के बाद जब मैंने वहाँ पर देखा तो मुझे वहाँ पर एक औरत और साथ में एक बच्चे सामने की ओर हाथ फैलाए खड़े हुए नजर आए। वो दोनों रोड के साइड में खड़े थे, पर उन्हें देखकर मेरे समझ में ये नहीं आया कि कोई इतनी रात गए भला ऐसे क्यों खड़ा होगा। लेकिन मुझे एक पल के लिए ऐसा भी लगा कि ये पुतले तो नहीं हैं, क्योंकि जब से मैं इन्हें देख रहा हूँ ये दोनों मुझे हिलते डुलते नजर नहीं आए। अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी मैंने उन्हें हिलते हुए देखा। मैंने फिर उसके बाद उन लोगों को अनदेखा कर दिया और फिर वहाँ से आगे की तरफ जाने लगा। मैं अभी इन लोगों से थोड़ा आगे ही आया होऊंगा कि अचानक से मुझे तेज हवा के चलते मेरे कानों में आवाज़ आई। उस आवाज़ को जैसे ही मैंने सुना तो मैं फ़ौरन ही पीछे पलटा और जब मैंने उन लोगों की तरफ देखा तो मैंने पाया कि वो लोग तो वैसे ही खड़े हैं जैसे कि पहले खड़े थे। तो ये आवाज़ कहाँ से आई? दरअसल वो आवाज़ मुझे दर्द भरी सुनाई दी थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। फिर मैंने सोचा कि एक बार जाकर इन लोगों से पूछ लेता हूँ कि ये लोग इतनी रात गए क्यों खड़े हैं। जब मैं उन लोगों के पास पहुँचा तो फिर इसके बाद मैंने उन लोगों से पूछा आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर मैंने उनसे दोबारा भी पूछा, तब भी वो लोग चुपचाप ही खड़े रहे। उन लोगों को कोई जवाब ना देता देख मैं वहाँ से जाने लगा। लेकिन जैसे मैं आगे जाने लगा तो तभी अचानक से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। किसी के कंधे पर हाथ रखते ही जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि वही औरत मेरे कंधे पर हाथ रखे हुए थी और उस औरत ने कहा कि मेरी बच्ची को बचा लो। कुछ लोग मेरी बच्ची को पकड़ के जंगल के अंदर लेकर गए हैं, आप मेरी बच्ची को कैसे भी बचा लो। दरअसल वहाँ पर घने पेड़ और झाड़ियाँ थी जिससे कि वो जंगल की तरह दिखाई पड़ रहा था। उस वक्त मेरी तो ये समझ में नहीं आया कि अभी कुछ देर पहले ही मेरे सामने ये और इसकी बच्ची यहीं पर खड़ी थी, तो इतनी जल्दी इसकी बच्ची कैसे गायब हो गई। खैर, अभी मैं इन सब बातों को छोड़कर उस औरत की बातों को सुनने के बाद मैं उस औरत के पीछे पीछे जाने लगा। वो औरत मुझे वहीं जंगल के अंदर लेकर जाने लगी। जैसे जैसे मैं उस जंगल के अंदर जा रहा था तो वैसे वैसे मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पता नहीं मुझे उस वक्त कुछ ठीक नहीं लग रहा था। खैर, अभी मेरे मन में सिर्फ उस बच्ची को बचाने का ख्याल ही चल रहा था। पर जब मैं जंगल के काफ़ी अंदर आ गया तो मुझे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो औरत वहीं पर खड़ी हो गई और उस औरत के रुकते मेरे बढ़ते हुए कदम भी वहीं पर रुक गए। मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि शायद इसकी बच्ची यहीं कहीं पर है।
मगर जब मैंने वहाँ चारों तरफ देखा तो मुझे उस औरत के अलावा वहाँ पर कोई नहीं दिखा। लेकिन पता नहीं एकदम से उस बच्ची के चीखने की आवाज़ आई। जैसे ही मैंने उस आवाज़ को सुना तो मैं चौंक सा गया, और जब मैंने अपने बाएं तरफ देखा तो मुझे वहीं से वो आवाज़ आती हुई सुनाई पड़ रही थी। उस आवाज़ को सुनने के बाद जैसे ही मैं उस औरत की तरफ मुड़ा तो मैंने पाया कि वो औरत अब उस जगह पर थी ही नहीं। उस औरत को उस जगह पर ना पाकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। मैंने उस औरत को काफ़ी आवाज़ भी दी, पर उस औरत की एक भी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं पड़ी। जब मुझे उस औरत की कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दी तो मैंने सोचा कि अब मेरा यहाँ से निकलना ही ठीक होगा, और यही सब सोचते सोचते मैंने अपने कदम वापस से रोड की ओर मोड़ दिए। लेकिन जैसे ही मैंने अपने कदम बढ़ाए तो तभी मेरे सामने वही बच्ची आकर खड़ी हो गई। उस बच्ची को अचानक ही अपने सामने खड़ा देखकर मैं थोड़ा अचंभव में आ गया कि ये बच्ची अचानक से कहाँ से प्रकट हो गई और इसकी माँ कहाँ पर है। उस बच्ची से सीधा मैंने पूछा कि तुम्हें किसने पकड़ा था, वो तुम्हें कहाँ पर लेकर जा रहे थे। अब मेरी बातें सुनने के बाद उस बच्ची ने कहा कि वो लोग अब मेरी मम्मी को पकड़ के सामने की ओर लेकर गए हैं। मेरी मम्मी ने मुझे बचाने की कोशिश की तो वो लोग मेरी मम्मी को पकड़ कर ले गए। वो लोग मेरी मम्मी को आगे के तालाब में लेकर गए हैं। उस बच्ची के कहने पर मैं कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया कि इसकी माँ तो मेरे साथ ही आगे चल रही थी, तो वो एकदम से गायब कैसे हो गई। मैं अभी यही सब सोच रहा था कि तभी उस बच्ची ने कहा कि अंकल जल्दी चलो, वो लोग मेरी मम्मी को मार देंगे। अब इस बार फिर मैं उस बच्ची के कहने पर उसके साथ जाने को तैयार हो गया। उस वक्त मुझे पता नहीं क्यों कुछ गड़बड़ लग रही थी, मगर इसके बावजूद भी मैं उस बच्ची के साथ जा रहा था। पर वो कहते हैं ना, किस्मत को जो मंजूर होता है किस्मत वही करवाती है। मैं उस बच्ची के साथ जब उस तालाब पर पहुंचा तो मुझे वहां पर एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया जो कि तालाब के थोड़ा करीब था। और जब मैंने वहां पर ध्यान से देखा तो मुझे वहां पर एक औरत बैठी हुई दिखी। उस औरत को वहां पर बैठा देख मैं समझ गया कि ये तो वही औरत थी जो अचानक से गायब हो गई थी। और जब उस बच्ची ने कहा कि मम्मी वहां पर है, चलो जल्दी, वो बच्ची मेरा हाथ पकड़कर उस औरत के पास जाने लगी। जब मैं उस औरत के पास पहुंचा तो मैंने पाया कि उस औरत के कपड़े फटे हुए हैं, जैसे कि उसके साथ किसी ने छेड़खानी की हो। मैंने उस औरत से पूछा भी कि क्या हुआ और यह हाल आपका किसने किया। अभी मैंने उस औरत को इतना कहा ही होगा कि तभी उसने रणवीर का नाम लेते हुए कहा कि रणवीर ने ही मेरे साथ ये सब किया है। रणवीर का नाम सुनते ही मैं आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि रणवीर मेरा ही दोस्त था। रणवीर के साथ मेरी दोस्ती कुछ महीने पहले हुई थी। अब मैं ये सोच ही रहा था कि तभी वो औरत खड़ी हो गई और देखते ही देखते उसका रूप एक भयानक चेहरे में तब्दील हो गया। तभी उसने कहा कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो रणवीर को यहाँ पर लेकर आना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें इसी तालाब में डुबा दूंगी। उस औरत के मुंह से ये बात सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे अपनी मौत अब सामने दिखाई देने लगी थी। मैंने डरते डरते उस औरत से कहा कि पर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे यहाँ से जाने दो। मगर उस औरत ने मुझसे कहा कि रणवीर को लेकर आओ। और इतना कहते हुए उस औरत ने मेरी गर्दन को दबोच लिया, जिससे मेरी सांसें उखड़ने लगी। फिर जब थोड़ी देर के बाद उस औरत ने मुझे नीचे उतारा तो तब जाकर मेरी जान में जान आई। फिर उसी वक्त मैंने अपना फ़ोन निकाला और रणवीर को कॉल किया। जब रणवीर ने मेरा फ़ोन उठाया तो मैंने उससे कहा कि भाई जल्दी आ जा, मैं यहाँ पर बुरी तरह से फंस गया हूँ, वो मेरा एक्सीडेंट हो गया है। फिर उसने कहा कि ठीक है भाई, मैं अभी आता हूँ। और इतना कहने के बाद उसने मेरा फ़ोन काट दिया। फिर जब मैंने वहाँ उस औरत की तरफ देखा तो अब वो औरत वहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दी, पर मैं वहीं पर खड़ा रणवीर के आने का इंतज़ार कर रहा था। फिर उसके बाद जब समय बीता तो मेरा फ़ोन बजा, और फ़ोन के बजते ही जब मैंने फ़ोन देखा तो मैंने पाया कि रणवीर का कॉल है। मैंने उसी वक्त फ़ोन उठाया और पूछा कि तू कहाँ पर है। अभी मैंने इतना ही कहा होगा कि अचानक से फिर से वो औरत मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई। उस औरत को बगल में खड़ा पाकर मेरी रूह कांप उठी। डरते डरते मैंने रणवीर से कहा कि भाई रुक, मैं आता हूँ अभी। इतना कहकर मैंने फ़ोन काट दिया, और जैसे ही फ़ोन कट हुआ तो वैसे ही वो औरत पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मैं फ़ौरन ही रणवीर के पास पहुँचा, और जब मैं उस चौराहे के पास गया तो मैंने देखा कि रणवीर बाइक लेकर सामने खड़ा हुआ था। मैंने रणवीर से कहा कि भाई यहाँ से जल्दी से भागते हैं, यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है।
अब मेरे ये कहने पर रणवीर ने सवाल भी किए, मगर मैंने उसके सारे सवालों का जवाब घर पर जाकर देने को कहा। फिर जब रणवीर ने बाइक को स्टार्ट किया तो बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। बाइक के स्टार्ट ना होने पर मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी। रणवीर बाइक को स्टार्ट करने की पूरी कोशिश किए जा रहा था, लेकिन बाइक तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि आज हमारी किस्मत बहुत ही ख़राब है। मैंने रणवीर से ये कहा कि भाई चल बाइक को छोड़, हम यहाँ से पैदल ही भागते हैं। और जैसे ही हमने वहाँ से भागने की कोशिश की कि तभी रणवीर वहीं पर रुक गया। और रणवीर को रुकता देख जब मैंने उससे कहा कि चल भाई क्या हुआ तुझे, तो उसने बताया कि उसके पैर जम गए हैं, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। जब मैं रणवीर के पास पहुंचा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि रणवीर के पीछे अब वही औरत और साथ ही उसकी बच्ची खड़ी हुई थी। मैं डर के मारे फौरन ही पीछे हट गया, और जब रणवीर ने इसकी वजह पूछी तो मैंने उससे पीछे मुड़कर देखने को कहा। और जब रणवीर ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। उसने कहा कि तुम दोनों जिंदा कैसे हो। रणवीर के मुंह से ये बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। उसने इतना कहा ही था कि उस औरत ने उसके सामने मांस लाकर रख दिया और कहा कि खा इसे। रणवीर बहुत ही बुरी तरह डरा हुआ था और उसने कहा कि मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। मगर उस औरत ने रणवीर को जमीन के नीचे गाड़ दिया। बस उसके हाथ और मुंह ही बाहर थे। वो औरत उससे कहे जा रही थी कि खा इसे, नहीं तो तेरी मौत इससे भी बदतर होगी। दोस्तों, उस वक्त मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा नज़ारा देख रहा था। मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा है। जब मैंने रणवीर के पास जाने की कोशिश की तो मेरे पैर वहीं पर जम गए। फिर मैंने रणवीर की ओर देखा तो वो मुझे मांस खाते हुए नजर आया। जब रणवीर मांस खा रहा था तो वो औरत और साथ ही उसकी बच्ची एक डरावनी मुस्कान दिए जा रही थी, जो कि डर को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। जब रणवीर ने वो मांस खा लिया तो उसके कुछ देर के बाद ही उस औरत ने रणवीर को ज़मीन से बाहर निकाल दिया। और जैसे ही रणवीर ज़मीन से बाहर निकला तो उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगी। रणवीर की इस हालत को देखकर मुझे उस पर बहुत ही तरस आ रहा था, मगर मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा था। अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी वो दोनों रणवीर को घसीटते हुए उस जंगल के अंदर लेकर जाने लगे। मैंने उस औरत से रणवीर को छोड़ने के लिए बहुत कहा, मगर उस औरत ने मेरी एक ना सुनी और सीधे चंद मिनटों के अंदर वो रणवीर को उसी जंगल के अंदर लेकर गायब हो गई। पर जब वो औरत गायब हुई तो पता नहीं कैसे मेरे पैर ठीक हो गए, और पैर के ठीक होते ही मैं सीधा रणवीर को बचाने के लिए उस औरत के पीछे भागा। और जब मैं उस तालाब के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो औरत रणवीर को तालाब के अंदर डुबोए जा रही थी। लेकिन जब वो तालाब में रणवीर को डुबो रहे थे तो उसके साथ एक और लाश उस तालाब में तैर रही थी। मैं रणवीर के पास जाने वाला था कि एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसके बाद मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि एक आदमी मुझे जगा रहा था। उस आदमी ने मुझे पूछा भी कि क्या हुआ तुम्हें, जिस पर मैंने उसे सारी बात बता दी। और मेरी पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने बताया कि वो औरत और साथ ही में वो बच्चे बहुत पहले यहीं पास के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। वो लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ था ही नहीं, जिस वजह से वो लोग हर जगह जाकर कुछ खाने के लिए मांगते रहते। मगर जो उस औरत का पति था वो बहुत ही हरामी था। वो उन लोगों से भीख मंगवाता था, वो भी दारू पीने के लिए। वो औरत कहीं से सब्जी तोड़कर लाती और वहीं आसपास में अलग अलग जगहों पर जाकर बेचती, जिससे उसे कुछ पैसे मिलते। मगर उन पैसों को उसका पति छीन लेता और उन्हें मारता भी। वो बेचारे बेबस होकर मार खाती रहती, क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। वो हर रोज़ यही काम करते और उसकी ज़िंदगी एक गुलाम से भी बदतर बन चुकी थी। पर ऐसे एक रोज़ वो अगले दिन जब सब्जी बेचने के लिए गई तो उस दिन ये औरत उसी चौराहे पर सब्जी बेचने आई थी। जब वो सब्जी बेच रहे थे तो तभी उसके पास एक आदमी आया। उस आदमी ने सब्जी ली, मगर उसने जब उसे पैसे दिए तो वो औरत चौंक उठी। इस पर उस औरत ने उस आदमी से कहा भी कि आपने पैसे ज़्यादा दे दिए हैं, मगर वो आदमी मुस्कुराकर वहाँ से चला गया। वो औरत उस दिन बहुत ही खुश थी और वो अपनी बच्ची के लिए नए कपड़े लेकर गई। उसके लिए वो दिन बहुत ही खुशी का दिन था। फिर ऐसे ही कुछ दिन चलते रहे। वो आदमी रोज आता और इसे पैसे देता,
फिर उसके बाद इन दोनों में शारीरिक संबंध बनने लगे और वो अपने पति से छुप छुप कर उस आदमी के पास रात में मिलने जाती। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि वो आदमी उसके साथ वो करेगा जो उसकी सोच से भी परे होगा। उस आदमी ने उस औरत के पति को उसी के हाथों से मरवाने की सोची। वो आदमी इतना दरिंदा था कि उसके इरादे सुनकर तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। वो औरत उस आदमी के प्यार में इतना पागल हो गई कि उसने अपने ही पति को चालाकी से मार दिया। अपने पति को मारने के बाद उसने अपने पति की लाश को रात में ही पास के तालाब में फेंक दिया और फिर वो अपने घर आ गई। पर उस आदमी ने जैसा सोचा था वैसे ही वो उस औरत से करवा रहा था। लेकिन फिर ऐसे एक दिन रात के करीबन 10 बजे उसने उस औरत को और उसकी बेटी को इसी चौराहे पर बुलाया और फिर उसके बाद उनके साथ वो किया जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। उसने अपने दोस्तों को बोलकर उस औरत के साथ बहुत ही गलत काम किए और उसके बाद उस बच्ची को उन्होंने बहुत मारा। वो औरत अपनी बच्ची को छोड़ने के लिए बोल रही थी मगर वो दरिंदे उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन लोगों ने इस औरत से कहा कि अगर तू अपनी बच्ची की जान बचाना चाहती है तो तुझे एक काम करना होगा। उन लोगों की बात पर उस औरत ने सीधा हाँ कह दिया कि जो तुम बोलोगे वही करूँगी, पर मेरी बेटी को छोड़ दो। उन्होंने कहा कि तुझे मांस खाना होगा, वो भी कच्चा। फिर उन्हीं में से एक आदमी गाड़ी में रखा हुआ मांस लेकर आया और उस औरत के सामने रख दिया और कहा कि खा अब इसे। वो औरत बेबस होकर उस मांस को खाने लगी। जब वो औरत मांस को खा रही थी तो वो लोग जोर से हंस रहे थे, मगर फिर भी वो औरत उन लोगों के हाथ पर जोड़ रही थी कि मेरी बच्ची को छोड़ दो, तुमने जो कहा था वो मैं कर रही हूँ। लेकिन इस बार उन्होंने उस औरत को वो कहा जो उसने सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा कि तुझे रात भर यहीं चौराहे पर हाथ फैलाए खड़े रहना पड़ेगा। अगर तू यहाँ से भागी तो हम तेरी बेटी को जान से मार देंगे। दोस्तों, वो लोग उस औरत के साथ इतनी हैवानियत के साथ पेश आ रहे थे कि वो औरत बेचारी वहीं चौराहे पर खड़ी हो गई और साथ ही उसकी बच्ची को भी उसके साथ वहीं पर खड़ा कर दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उस बच्ची और उस औरत के ऊपर से गाड़ी चढ़ा दी और उन्होंने वहीं मारकर उसी तालाब के अंदर उन्हें फेंक दिया और वो लोग वहाँ से चले गए। लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद इस चौराहे पर वो औरत और वो बच्ची रात को यहीं पर खड़ी नजर आने लगी। उसके बाद जिन जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया था उन लोगों को उसने मार दिया और उन लोगों की लाश उसी तालाब में मिली। दोस्तों, ये सब बातें सुनने के बाद जब मैं उस तालाब के पास पहुंचा तो रणवीर की लाश भी उसी तालाब के ऊपर तैर रही थी। रणवीर की लाश को देखकर मुझे बहुत ही दुख हो रहा था, पर रणवीर ने जो उस औरत के साथ किया वो भी बहुत गलत था जिसकी सजा उसे मिली थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।